नमस्कार मित्रों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत पिछली वीडियो में मैंने हिंदी का वैश्विक स्वरूप इस संबंध में चर्चा की शुरुआत की थी। जैसा कि मैंने बताया कि यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सीबीसीएस के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है और 4 इकाइयों में इसका पाठ्यक्रम वहाँ बटा हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस संबंध में अधिक से अधिक बात मैं स्पष्ट कर सकूं। पहली इकाई में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण शब्द के बारे में पूछा गया है, इसकी प्रक्रिया, इसका स्वरूप। तो इसी पर हमने पिछली बार कुछ बात शुरू की थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि वैश्वीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमेशा से रही है, लेकिन विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग कुछ ही सालों से होने लगा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, तब से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, उसने पहली बार एक देश के लोगों को दूसरे देशों में जाकर अपना माल खपाने, कच्चा माल वहां से लाने, इस तरह की प्रेरणाएं दी थी, जिसके कारण इंग्लैंड उस समय महाशक्ति बन गया। उसने दुनिया के बहुत से देशों को उपनिवेश बना लिया और धीरे धीरे उसका शिकंजा कसा, फिर देश स्वतंत्र हुए। ये लंबी कहानी है। हम सीधे पहुंचते हैं भारत की आज़ादी के बाद की स्थितियों की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 2 महाशक्तियां उभरी थी, उनमें शीत युद्ध चला अमेरिका और रूस में। अंततः अमेरिका कामयाब हुआ, सोवियत रूस का विखंडन हुआ और यहां से वह पूंजीवादी व्यवस्था तेजी से दुनिया में फैली और इसके कारण वैश्वीकरण का एक नया रूप हम सबके सामने आया, जिसमें एक देश की कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने माल को दुनिया के विभिन्न देशों में बेचने का प्रयास करती है, वहां जाकर के अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं उसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है और अपने आप और अपने देश को समृद्ध करना होता है। इसी क्रम में भारत में भी इसका प्रभाव 1980 के आसपास देखने को मिला और 3 शब्द प्रचलन में आए। उदारीकरण, जिसका अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। यहां उदार बनाने का अर्थ है विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की सुविधाएं देना, उन पे लगी हुई जो शर्तें थी उन शर्तों को ढीला करना, एक तरह से भारत को बाजार के लिए खोल देना। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की आबादी बहुत अधिक है। भारत में मध्यम वर्ग बहुत समृद्ध हुआ है पिछले 70 सालों में, जिसके कारण पूरी दुनिया भारत में अपना कारोबार करने की इच्छुक है और वैश्वीकरण के कारण यह इच्छा और भी प्रबल हुई और अनेक देशों की कंपनियां भारत की ओर लपकी। इन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसीलिए कहा गया क्योंकि ये एक से अधिक राष्ट्रों में अपना कारोबार फैला रही थी। इस उदारीकरण के साथ ही साथ जो दूसरा शब्द आया वह था बाजारीकरण। बाजारीकरण अर्थात बाजार का हावी हो जाना। बाजार का संबंध वस्तुओं से होता है, वस्तुओं का संबंध उपभोक्ता से होता है, उपभोग से होता है, माल से होता है और कहीं ना कहीं एक भोगवादी संस्कृति से होता है। तो इस प्रकार ये भोगवादी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति के विपरीत है, आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करती है। यहां हम हमेशा बचत करने की बात कहते आए हैं और अनेक इस तरह की मान्यताएं जिन पर अभी आगे हम बात करेंगे। तो इस प्रकार दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आई वह थी बाजारीकरण और तीसरी बात थी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन। इस वैश्वीकरण के भारत के संदर्भ में जो हम देखते हैं तो कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, पहले इसको आपने समझ लिया। ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसमें एक से अधिक देशों तक अपना व्यापार कारोबार फैलाने की इच्छा होती है। और इसके हानि लाभ भारत को क्या क्या हुए पिछले 40 सालों में, संक्षेप में इस पर बात करेंगे। इसके अनेक लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ कि भारत में जो वस्तुएं थी, उपभोग की वस्तुएं थी, वे तेजी से उपलब्ध होने लगी।
आप में से बहुतों को शायद पता भी ना हो कि 1980 के समय का जो भारत था, तब मध्यम वर्ग के लिए बहुत सी चीजें सपने जैसी थी। वे लोग केवल साइकिल, रेडियो जैसी चीजों से संतुष्ट हो जाते थे। पंखा, ये सब चीजें मिलती थी। उनके लिए कार, टेलीविजन, टेलीफोन, कूलर, एयर कंडीशन, अच्छा भव्य मकान, हवाई जहाज का सफर, ये सब चीजें एक सपना मात्र थी। आय सीमित थी, इच्छाएं भी सीमित थी और जीवन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ये मध्यम वर्ग निरंतर उच्च वर्ग की ओर ताकता रहता था, देखता रहता था और बड़े बड़े सपने संजोता रहता था। जब 1980 के बाद उदारीकरण के अंतर्गत भारत को खोल दिया गया यहाँ के व्यापार को विदेशी कंपनियों के लिए, तो यहाँ अनेक कंपनियों ने अपने पांव जमाने का प्रयास शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 17वीं शताब्दी में आपको मालूम होना चाहिए, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, कई विदेशी ताकतें आई थी और उनके बीच में युद्ध हुए थे और अंततः इंग्लैंड जीत गया था और इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। इस दौर में ऐसी स्थिति तो नहीं आई, सभी देशों की कंपनियों को यहाँ पर कारोबार करने की छूट मिली। और आपको ये भी जानना चाहिए कि रूपर्ट मर्डोक नाम के एक सज्जन स्टार नेटवर्क लेकर के आए। टेलीविजन उस समय सीमित कार्यक्रम दिखाता था, केवल राष्ट्रीय चैनल जिसको नेशनल टेलीविजन कहते थे, और दूसरा उसके साथ जुड़ा दूरदर्शन, डीडी न्यूज। और धीरे धीरे ये आकाश खुलता चला गया। रूपर्ट मर्डोक अपने चैनल अंग्रेजी में लेकर आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने समझ लिया कि यदि इस देश में हमें लाभ कमाना है तो अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। तो ये एक अलग पक्ष है, मैं अभी उस पर फिर से आऊंगा भाषा के पक्ष में। मैं अभी फिलहाल लाभ गिनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैश्वीकरण से भारत को क्या क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले लाभ तो यही हुआ कि उपभोक्ता वस्तुएं भारत में सुलभ होती चली गई। और आज हम 2020 में देख रहे हैं कि टेलीविजन पहले श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट था, रंगीन हुआ, और आज कितने उसमें विकास हो चुके हैं, एलईडी टीवी, बहुत बड़ा विषय है ये सारी उपभोक्ता वस्तुएं एक से एक महंगी, सुंदर, आकर्षक कारें, पंखे से आगे बढ़कर कूलर, कूलर से आगे बढ़कर एसी आज उपलब्ध हैं। एक फोन जो सपना होता था घर में होना, मोहल्ले में किसी किसी घर में फोन होता था, किसी किसी घर में टेलीविजन होता था, आज एक एक घर में कई कई टेलीविजन हैं। और फोन से आगे बढ़कर हम मोबाइल फोन पर पहुंच गए हैं, स्मार्टफोन पर पहुंच गए, 4-4, 5-5 स्मार्टफोन, 4-4 गाड़ियां, ये सब कुछ उपभोक्ता की वस्तुएं आज हमारे घर में उपलब्ध हैं। इसका श्रेय जाता है वैश्वीकरण को। इसके कारण एक दूसरा लाभ भारत को यह हुआ कि भारत में इन कंपनियों ने यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। भले ही उन रोजगार के अवसरों को पाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ खोया है, ये भी हम अभी हानियों के अंतर्गत चर्चा करेंगे, लेकिन आकर्षक नौकरियां, बड़े बड़े पैकेज मिलने लगे हैं। और जो सरकारी नौकरियों का आकर्षण था वह पिछले 10, 15, 20 सालों में काफी कम हुआ है। और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे युवाओं को आकर्षित किया है, उन्हें अच्छी नौकरियां दी हैं। ये भी एक इसका दूसरा बड़ा लाभ हुआ है। इसी प्रकार आप देखिए कि पूरा हमारा जीवन प्रभावित हुआ है, हमारा खान पान बदल गया है। पिज्जा, बर्गर और ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ आज आसानी से घर बैठे सुलभ हो जाते हैं। वेशभूषा में बदलाव हुआ है, जिसे हम पहनावा कह सकते हैं। हमारे रहन सहन में परिवर्तन हुआ है, पूरी जीवन शैली हमारी बदल रही है। हमारा संगीत, हमारा संस्कृति, हमारा चिंतन सब प्रभावित हो रहा है इस वैश्वीकरण के कारण। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसका दूसरा पक्ष भी है, जिसको हम नकारात्मक पक्ष कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वैश्वीकरण की हानियां भी बहुत हुई हैं। सबसे पहली हानि तो हमें यही हुई है कि इसके कारण जो हमारे अपने उद्योग धंधे थे वे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाए, और बाहर से आ रहा सस्ता माल, चीन से आने वाला सस्ता माल आप सब जानते हैं, उसने हमारे उद्योग धंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया, एक बड़ा नुकसान। इसके अतिरिक्त उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी जो जीवन पद्धति में जो सांस्कृतिक प्रभाव आया, जो उपभोक्तावादी संस्कृति आई,
उसने हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ बदल दिया। और धीरे धीरे ना पता होते हुए भी हमारी भाषा भी हमसे छूटती जा रही है। जिस देश में किसी समय संस्कृत बोली जाती थी, आज उस देश में हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती जैसी समृद्ध भारतीय भाषाएं धीरे धीरे उपेक्षित होती जा रही हैं। इन सब के स्थान पर अंग्रेजी अपने पांव पसारती जा रही है और इन सब भाषाओं को दबाती जा रही है। और जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वह काम हमने कर दिखाया। आजादी के बाद हमने पहली कक्षा से अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। हमने अंग्रेजी माध्यम थोप दिया बच्चों पर, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में ही कर पाए वे काम, हमने ये काम पब्लिक स्कूलों से बढ़ते हुए सरकारी स्कूलों पर कर दिया। महानगरों से नगर, नगर से कस्बे, कस्बे से गांव तक इस बात को पहुंचा दिया। और जब कोई भाषा आती है तो उसके साथ आती है संस्कृति, उसके साथ आती है विचारधारा। और इसी के विपरीत जब कोई भाषा मरती है तो उसके साथ केवल वर्ण, अक्षर, शब्द नहीं मरते, उसके साथ मरती है उस भाषा के वैज्ञानिकों के द्वारा, उस भाषा के प्रयोक्ताओं के द्वारा हजारों सालों में उपलब्ध सारी उपलब्धियां, उनके द्वारा अर्जित सारा ज्ञान, विज्ञान, उनके द्वारा अर्जित संस्कृति, सारी भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। यही हमारे साथ हो रहा है। आज हम संस्कृत छोड़ चुके हैं, हिंदी भी छोड़ने की कगार पर हैं, अंग्रेजी हावी होती जा रही है, उसके साथ अंग्रेजियत हावी होती जा रही है, जिसका परिणाम हम अपने समाज में, अपने परिवार में लगातार देख रहे हैं। किस तरह की टूटन आ रही है, किस तरह का एक समाज ऐसा आ रहा है जिसमें अनुशासनहीनता बढ़ रही है, जिसमें सम्मान कम हो रहा है बड़ों के प्रति, जिसमें नशे जैसी बुराइयां आ रही हैं, जिसमें नारी का सम्मान कम हो रहा है। ये सारे भी वैश्वीकरण के ही दुष्परिणाम हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण के लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। तो हम हिंदी के संदर्भ में क्या लाभ और क्या हानियां हुई हैं, इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय थोड़ा विस्तार मांगता है। तो इस विषय को मैं अगली वीडियो में लूंगा। हिंदी को किस प्रकार से वैश्वीकरण से लाभ हुआ और क्या हानियां हुई, क्या स्थिति में बदलाव हुए पिछले 50-60 सालों में, इन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।